साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं जीएमसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिसीज चल रही हैं, जिसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर के बारे में। और वॉल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर क्या होते हैं? अपने हार्ट के अंदर बहुत सारे वॉल्व पाए जाते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जब हो जाती है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और वॉल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो वॉल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर है, इसके अंदर मेनली देखा जाने वाला जो प्रॉब्लम है वो आती है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। नेक्स्ट मिट्रल वॉल्व रिजर्जिटेशन। नेक्स्ट मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। नेक्स्ट मिट्रल वॉल्व आयोटिक वॉल्व। मिट्रल की मोस्टली तीन परेशानियां हैं यहाँ पर। आयोटिक वॉल्व स्टेनोसिस। नेक्स्ट आयोटिक वॉल्व रिजर्जिटेशन। मोस्टली ये प्रॉब्लम होती तो बहुत सारी हैं इसके अंदर ही, लेकिन जो ज्यादातर देखने को मिलती हैं ये हमारी 5 प्रॉब्लम है या 5 परेशानियां हैं, ये ज्यादातर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के बारे में। ये अपना हार्ट है और हार्ट के अंदर अगर इसकी बात करें दोनों की, तो ये एवी वाल्व, कॉमनली ये एवी वाल्व होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं। और अगर इसके बारे में अलग अलग सेपरेटली देखा जाए तो ये होता है मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। इसका क्या होता है? इसका होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व या इसका राइट एवी वाल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये अपना लेफ्ट है, ये अपना राइट है। तो मिट्रल वॉल्व के सबसे पहले हम बारे में देखेंगे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, MVS मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस की डेफिनेशन क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो। इट इज डिफाइंड एज, यहां पर अगर डेफिनेशन लिखें इसकी, इट इज डिफाइंड एज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स। फ्रॉम के बाद यहां पर लिख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम टू वेंट्रिकल्स ड्यू टू नैरोइंग इन मिट्रल वॉल्व। क्या मतलब है? इट इज डिफाइंड एज ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड फ्लो नहीं हो। इट इज डिफाइंड एज ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड फ्लो में। कहां से? एट्रियम टू वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है। किसके कारण? ड्यू टू नैरोइंग ऑफ मिट्रल वॉल्व, क्योंकि जो मिट्रल वॉल्व है वहां पर नैरो हो गया है, मिट्रल वॉल्व नैरो हो गया है। यानी अगर इसकी निकाल कर इस वाल्व को अलग से समझा जाए तो ये अपना मान लीजिए मिट्रल वाल्व है, ये मिट्रल वाल्व है। मिट्रल वाल्व में यहां पर कुछ जमा हो जाए, यहां पर जमा हो जाने का मतलब कि यहां पर जो अपना लीफलेट है, मिट्रल वाल्व का लीफलेट है, अगर इस लीफलेट पर डिपोजिशन हो जाए कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का या फिर थ्रोम्बस का, अगर इसकी इटियोलॉजी लिखी जाए, इटियोलॉजी के बारे में लिखी जाए तो यहां पर क्या होगा? मान लीजिए यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पर हो सकता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम या फिर थ्रोम्बस। क्या आप बताएं, यहां पर अगर एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाना है तो यहां पर जो वाल्व है इसका अच्छे से ओपन होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जब अच्छे से वाल्व ओपन नहीं होगा तो एट द टाइम ऑफ एट्रियल सिस्टोल क्या ब्लड वेंट्रिकल्स में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो यहां पर देखा हमने कि यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके कारण ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने क्या लिखा?
इट इज डिफाइंड एज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू वेंट्रिकल्स ड्यू टू नैरोइंग ऑफ मिट्रल वॉल्व। यहाँ पर जो वॉल्व है यहाँ पर नैरो हो गया है, जिसके कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो हमने देखा इटियोलॉजी, यहाँ पर क्या है, इटियोलॉजी के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इटियोलॉजी के बाद इसमें प्रॉब्लम क्या क्या से आएंगी, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में क्या क्या आएंगे। यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट ऐसे डिस्कस करते चलते हैं। यहाँ पर 5 प्रॉब्लम है, 5 प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। अगर इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए इसमें एक बार में 120 ml ब्लड आया, 120 आया। अगर इसमें से नैरो होने का, ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण अगर इसमें से ब्लड पूरा एट्रियम से वेंट्रिकल पे नहीं गया या नहीं जाता है मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, अब मान लीजिए गया भी तो कितना गया, यहां पर मान लीजिए 80 90 100 ml, मान लीजिए 100 ml गया। उसके बाद यहां पर आयोटा है, जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होगा एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहां पर तो 100 ml आया है। अब क्या जो अपना कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट नॉर्मली कह सकते हैं यहाँ पर जो इजेक्शन फ्रैक्शन है क्या बराबर रहेगा, यानी क्या 55 to 65 के बीच में रहेगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 100 या 100 में से कितना बाहर निकलेगा, 120 ml अगर आता है इसमें, तो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर निकलता है 70 ml। यहाँ पर कितना निकलेगा, 50 ml। तो क्या आप बताओ यहाँ पर जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना नॉर्मल है, नहीं है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा तो टिश्यू को मिलने वाला परफ्यूजन कम होगा। अगर यहीं पर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, +20 इसमें इकट्ठा होता रहेगा। यहाँ पर +20 अगर हर बार की बात की जाए तो +20 इकट्ठा होता रहेगा, और ये ब्लड कंजेशन होकर आएगा अपने कहां पर, ये अपने लंग्स के पास आएगा, ये लंग्स के पास आएगा। जब लंग्स के पास आएगा तो यहाँ पर कंजेशन होगा, और हमने देखा था लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में जो कंजेशन के कारण प्रॉब्लम आई थी, यहाँ पर क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा। पल्मोनरी कंजेशन में जो प्रॉब्लम हमने लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ा था, वही वो सारी यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने वाली है। क्या होगा, डिस्निया होगा, नेक्स्ट साइनोसिस होगा, नेक्स्ट क्रेकल साउंड इन हार्ट, क्रेकल साउंड इन हार्ट। इसके बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत बार डिस्कस कर चुका है, वहां पर आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो में सारी में हमने बात करी थी कहां पर क्रेकल साउंड आया, कहां पर डिमनेस साउंड आएगा, जितनी भी प्रकार की साउंड है मोस्टली हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर आएगा मार्क्ड रेस्पिरेटरी इफोर्ट, यानी पेशेंट जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहां पर देखा कार्डियक आउटपुट है, यानी टिश्यू को मिलने वाला जो परफ्यूजन है वो भी कम है। यानी टिश्यू की डिमांड अगर 100 ml की है तो यहां से कितना जा रहा है, यहां से पर्टिकुलर 80 ml ही जा रहा है, तो वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड है, इसलिए जो पेशेंट है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेकीपनिया, जो अपनी ब्रीथिंग रेट है वो भी बढ़ जाएगी, यानी अबव 20 हो जाएगी। यहां पर हमने देखा कि डेफिनेशन क्या होती है, इसकी एटियोलॉजी क्या है, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, और यहां पर देख लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में देखेंगे यहां पर 2 चीज देंगे, यहां पर 2 चीज में क्या क्या देंगे, सबसे पहले डायूरेटिक, डायूरेटिक पूरा डिस्कस कर चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि कंजेशन हो रहा है, कंजेशन के यानी वर्कलोड को, या कह सकते हैं जो कंजेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, डायूरेटिक्स का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करें डिजॉक्शन, डिजॉक्शन को यहां पर क्यों देंगे, यहां पर डिजॉक्शन अगर देते हैं मोस्टली उससे क्या होता है, जो मायोकार्डियल सेल है, मायोकार्डियल टिश्यू है, या मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, जो अपनी डिजॉक्शन होती है। नेक्स्ट बात करें, इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन को भी बढ़ाने का काम करती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाने का काम करती है, और जो अपना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का, इसको भी बढ़ाने का काम डिजॉक्शन करती है। तो ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके अंदर सब कुछ हमने देख लिया, कहां से क्यों प्रॉब्लम हो रही थी, कैसे प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में हम जब 5 प्रॉब्लम पढ़ लेंगे उसके बारे में सर्जिकल मैनेजमेंट को हम वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर अपनी हो गई मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के बारे में। अब बात करते हैं यहां पर बात करते हैं मिट्रल वाल्व
मिट्रल वॉल्व रिजर्जिटेशन। मिट्रल वॉल्व रिजर्जिटेशन के अंदर क्या है? इट इज अ, यहां पर लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम टू एट्रियम यहां पर लेफ्ट लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल टू एट्रियम। इट इज डिफाइंड एज द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू एट्रियम ड्यू टू इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ मिट्रल वाल्व। क्या मतलब है? ये जो अपनी वाल्व है यहां पर नैरो नहीं हो रहा है, यहां पर किसी प्रकार का नैरो नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो यहां पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? यहां पर जो मिट्रल वाल्व है, मिट्रल वाल्व के अच्छे से बंद ना होने के कारण, यहां पर जो मिट्रल वाल्व है, यहां पर देख सकते हैं जो अपना मिट्रल वाल्व है, मिट्रल वाल्व के अच्छे से बंद ना होने के कारण ये किसी कारणवश, या कह सकते हैं ये जो लीफलेट है, यानी वाल्व की लीफलेट है, इसको अपन क्या कहते हैं? लीफलेट, वाल्व की लीफलेट है। और दूसरी बात, जो वाल्व को पकड़ने वाली या जो सपोर्टिव मसल्स हैं जो वाल्व को बांधे रखने का काम करती हैं, वो होती हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स यहां पर कह सकते हैं पैपिलरी मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एवी वाल्व, यानी कोई भी वाल्व होता है वहां पर जो पैपिलरी मसल्स होती है ये हेल्प करती है इसके मूवमेंट में। जो अपनी पैपिलरी मसल्स होती है अगर ये वीक हो जाए या लीफलेट वीक हो जाए, जिसके कारण ये कह सकते हैं सपोर्टिव मसल जो है सपोर्टिव में, अगर इसका वीक हो जाए तो क्या होगा? जो अपना लीफलेट है, लीफलेट अपना एट द टाइम आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये नीचे वाला वेंटिकल्स है, ऊपर वाला एट्रियम है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो भी इसका कॉन्स्ट्रक्शन होगा, कॉन्स्ट्रक्शन या सिस्टोल होगा, सिस्टोल के दौरान जो नीचे का ब्लड है वो किस में जाएगा? अयोटा में जाएगा। लेकिन क्या होगा? जब इसमें फोर्सफुली कॉन्स्ट्रक्शन हो गया, सिस्टोल होगा, तो जो अपना एवी वाल्व है या मिट्रल वाल्व है, मिट्रल वाल्व खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो ब्लड है, ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो पैपिलरी मसल्स हैं, लीफलेट है, ये कमजोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं। जब वीक हो जाएगा तो अच्छी तरीके से बंद नहीं हो पाएगा। जब अच्छी तरीके से नहीं बंद हो पाएगा तो वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय पर कुछ ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में जरूर जाएगा। यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर जो पैपिलरी मसल्स हैं या वाल्व के लीफलेट हैं ये वीक हो गए हैं, इसके कारण यहां पर लिख सकते हैं इटियोलॉजी क्या होगी? ड्यू टू वीकनेस ऑफ मसल्स which support the papillary muscles, which support the leaflet, valvular leaflet। क्या मतलब है? वाल्वुलर लीफलेट के वीक हो जाने पर, यानी जो मसल्स, ऐसी मसल्स जो कि वाल्वुलर अपने वाल्वुलर लीफलेट को सपोर्ट कर रही हैं, उनका वीक हो जाना या वाल्वुलर लीफलेट का खुद वीक हो जाने के कारण जो ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में जा रहा है उसे कह रहे हैं मिट्रल रिजर्जिटेशन। और यहां हमने देखा वहां पर सेम वही चीज होगा कि अगर मान लीजिए यहां पर एक बार सिस्टोल हुआ वेंट्रिकल्स का तो किस में जाएगा? ब्लड एट्रियम जाएगा। मान लीजिए 20 ml इसमें गया तो 20 ml करके ये फिर से पल्मोनरी कंजेशन कराएगा, और पल्मोनरी कंजेशन कराएगा तो फिर से वही सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे, जैसे साइनोसिस, ट्रेकिकार्डिया और टेकीपनिया, फिर से मार्कड रेस्पिरेटरी इफोर्ट, डिस्निया, यही सारे प्रॉब्लम इसमें फिर से देखने को मिलेंगे। और क्रिकल साउंड इन लंग्स, फिर से ये सारे प्रॉब्लम मिलेंगे। और फिर से इसमें देने के लिए क्या क्या देंगे? यानी मैनेजमेंट में इसमें देंगे डायूरेटिक और डिजॉक्शन। यानी यहां पर हम सब क्या क्या दे रहे हैं? डिजॉक्शन दे रहे हैं और डायूरेटिक। इसके पहले मैंने इसके बारे में चर्चा कर ली, यहां पर इसमें और कुछ बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर
मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। प्रोलैप्स क्या होता है, कहने का मतलब अब जो ये मिट्रल वाल्व है, मिट्रल वाल्व का कैसे हो जाना, एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उस टाइम पर ये जो अपना वाल्व है वो इस तरह आ जाना, यानी वेंट्रिकल नॉर्मली कैसे होता है, नॉर्मली इस तरह होता है, नॉर्मली इस तरह वाल्व होता है, लेकिन इसका वाल्व का ऐसे चला जाना, यानी एट्रियम में चला जाना, वो क्या होता है, ऐसे कह सकते हैं, इट इज प्रोट्रूजन, इट इज डिफाइंड एज प्रोट्रूजन ऑफ मिट्रल वाल्व into the atrium due to weakness of AV valve या mitral valve at the time of during the ventricle systole। क्या मतलब है, protrusion of mitral valve into the atrium due to weakness of AV valve during the ventricle systole, जब ventricle systole होता है उस समय पर, वेंट्रिकल के सिस्टोल होने पर जो मिट्रल वाल्व है, मिट्रल वाल्व का प्रोट्रूज हो जाना एट्रियम में, क्यों, क्योंकि वहां पर पैपिलरी मसल्स हैं या वाल्व के लीफलेट हैं वो वीक होते हैं, इस कारण सिस्टोल के समय पर जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होने के कारण एबी वाल्व, यानी होता क्यों है, मोस्टली अयोटिक वाल्व खुल करके अयोटा में ब्लड जाने के लिए, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल्स के जो वेंट्रिकल्स है इसमें सिस्टोल के टाइम पर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर कारण एबी वाल्व भी ओपन हो जा रहा है। एबी वाल्व के ओपन होने पर क्या होता है, ओपन होने पर जो नीचे का ब्लड है वो ऊपर जाएगा, यानी रिजर्जिटेट भी हो सकता है, और दूसरी बात इसमें जो प्रोट्रूजन है वाल्व का इसमें एट्रियम में हो जाएगा, तो ये सारी कंडीशन आएगी। फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, अगर रिजर्जिटेट होगा यानी प्रोलैप्स होगा तो वाल्व खुलेगा तो ब्लड नीचे का ऊपर आएगा, यानी इसमें का ब्लड इसमें आएगा, यानी वेंट्रिकल्स का एट्रियम में आएगा। फिर से वही प्रॉब्लम होगी, अपने किस में जाएगा, लंग्स में कंजेशन होगा, लंग्स की जितनी प्रॉब्लम आएगी, और डायरेटिक्स डिजॉक्शन सेम थिंग्स, और यहां पर वही है ड्यू टू वीकनेस, यानी सब कुछ वही है, सिर्फ डेफिनेशन बदली है। ये वाल्व हो गई, ये बात हो गई अपनी मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स के बारे में। ये तो तीनों बात हो गई मिट्रल वाल्व की। अब बात करते हैं अयोटिक वाल्व की। जो एक चीज में, यानी जो पहले में कंडीशन आई थी, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा था, कार्डियक आउटपुट होने के साथ साथ जो पल्मोनरी कंजेशन है वो बढ़ रहा था, वो किस में बढ़ रहा था, यहाँ पर डिस्कस हमने कर लिया है, और मोस्टली वो सब में होगा। अभी जितनी तीनों प्रॉब्लम हो रही थी तीनों में मोस्टली होता है, क्यों, क्योंकि ब्लड आगे नहीं जा पा रहा था, पूरा नहीं जा पा रहा था, जा तो रहा था लेकिन 100% नहीं जा रहा था, कुछ ना कुछ कम ही हो रहा था, क्योंकि चाहे बात की जाए प्रोट्रूजन होने की, चाहे बात की जाए प्रोलैप्स की, चाहे बात कर ली जाए स्टेनोसिस की, कहीं ना कहीं कार्डियक आउटपुट कम हो रहा था, और जो अपना पल्मोनरी है, पल्मोनरी कंजेशन बढ़ा था। यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है संकरापन, संकरापन का मतलब होता है नैरोनेस। यहां पर फिर से लिख सकते हैं नैरोइंग, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू aorta, ventricle to aorta due to obstruction of blood flow from ventricles to aorta due to narrowing of aortic valve। मैंने वही जो अभी क्या कहते हैं मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के बारे में बताया था, वहां पर जैसे एटीएम से वेंट्रिकल्स में नहीं ब्लड आ रहा था, वही कारण था। क्या कारण था, यहां पर ड्यू टू, यहां पर वीकनेस था, यहां पर अभी बात करते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और थ्रोम्बस। यहां पर यहीं पर अगर बात की जाए तो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, आयोटिक वाल्व में थ्रोम्बस बन जाए, और यहां पर अगर कैल्शियम का जमा हो जाए या तो कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाए तो नैरो हो जाएगा, जिससे वेंट्रिकल से आयोटा में आने के लिए जो ब्लड
पंप करता है यानी हार्ट सिस्टोल करता है, एट द टाइम ऑफ सिस्टोल कार्डियक आउटपुट पूरा नहीं निकल पाएगा या ब्लड पूरा नहीं निकल पाएगा, तो इससे होगा क्या, टिश्यू आगे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट कम होगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा, मान लीजिए यहाँ पर 120 ml ब्लड आया, और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम होना कितना चाहिए, 70 ml होना चाहिए। क्या 120 ब्लड आने के बाद यहाँ पर आगे स्टेनोसिस मिलेगा, नैरोनेस मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद मान लीजिए इसमें 50 ml नॉर्मली बचता है, तो क्या आप बताओ इसकी मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर बचेगा 70 ml और निकलेगा 50 ml, यानी कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो पीछे टिश्यू का कंजेशन बढ़ेगा। फिर से वही राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की अभी जितनी प्रॉब्लम लिखी थी यहाँ पर, साइनोसिस, टेकीपनिया, और क्या कहते हैं यहाँ पर मार्ग रेस्पिरेटरी इफॉर्ट, या बात करें क्रिटिकल साउंड इन हार्ट, ये सारी प्रॉब्लम किसमें फिर से आएंगी, इसमें आएंगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से कंजेशन हो रहा है, वही सारी दिक्कत है। यहाँ पर लिख लिया ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू द आयोटिक वाल्व, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी एटियोलॉजी हो गई। ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, इसमें कुछ भी नहीं खास है। इसमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन भी ना के बराबर बनते हैं, कभी कभार बन जाते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, अगर पूछ लिया जाए मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, अगर इसमें से दे दिया जाए, एक एक्स्ट्रा दे दिया जाए, अगर नहीं आएंगी तो इसमें से सारी प्रॉब्लम आएगी। अगर जो मान लीजिए एक्स्ट्रा है हेपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली, उसमें से मोस्टली कंडीशन वो नहीं होगी, ये प्रॉब्लम कंडीशन या ये सिचुएशन आएंगे। तो इसके बारे में क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं और छोटी छोटी चीजें हैं ये, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर इटियोलॉजी हमने देख ली, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वहीगा, और डिजॉक्शन और डायूरेटिक्स, डिजॉक्शन और डायूरेटिक्स यहाँ भी देंगे पेशेंट को, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वाल्व के स्टेनोसिस होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर कंजेशन हो रहा है, कंजेशन के कारण फिर से क्या होगा, प्रॉब्लम यही सारी प्रॉब्लम जनरेट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस हो गया, यहाँ पर आयोटिक वाल्व रिजर्जिटेशन, रिजर्जिटेशन के बारे में बात करेंगे। होता क्या है आयोटिक वाल्व में, रिजर्जिटेशन कैसे होगा, इट इज बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम aorta to ventricle due to incomplete closure of aortic valve। aortic valve के इनकम्प्लीट क्लोजर होने के बाद, यानी इनकम्प्लीट अगर क्लोजर रहता है तो जो आयोटा में ब्लड है, आयोटा का ब्लड, यानी आयोटा का ब्लड कहां पर आना, इस वेंटिकल्स में आना। क्यों आना, क्योंकि अच्छे से वाल्व क्लोज नहीं हुए थे। यहां पर लिख सकते हैं ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायस्टोल, जब ये रिलैक्सेशन की कंडीशन में रहेगा, यानी वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन की कंडीशन में रहेगा, उस टाइम पर यहां पर ब्लड अपने आयोटा से इस वेंट्रिकल्स में आएगा। यहां पर अगर बात करें कारण क्या होगा, इटियोलॉजी होगी यहां पर वीकनेस ऑफ आयोटिक वाल्व, लीफलेट और मसल्स। यहां पर मसल्स कौन सी है, पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल्स के वीक हो जाने पर, या जो वाल्व के लीफलेट है उनका वीक हो जाने पर, वाल्व या कह सकते हैं अच्छे से वाल्व नहीं बंद होगे। जब अच्छे से वाल्व नहीं बंद होगे तो उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, जो अपना आयोटा का ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आएगा। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट यहां पर ब्लड वापस आ रहा है, फिर से वही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पर फिर से साइनोसिस, टेकीपनिया और डिस्निया, मार्ग रेस्पिरेटरी इफॉर्ट। नेक्स्ट क्या होंगी यहाँ पर, फिर से वही क्रिटिकल साउंड इन हार्ट, क्रिटिकल साउंड इन लंग्स, ये सारी प्रॉब्लम फिर से आएंगी। तो यहाँ पर पांचों के बारे में, यानी वाल्व हार्ट डिसऑर्डर के पांचों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें अभी जो हमने पढ़ा इसमें भी मेडिकल मैनेजमेंट में वही मेडिसिन देंगे, इसमें कुछ अलग से नहीं देंगे, डायूरेटिक्स और डिजॉक्शन। और अगर सब मिला करके पूरे का सर्जिकल मैनेजमेंट करें कि इसमें सर्जरी कौन सी परफॉर्म करते हैं, तो इसमें कुछ सर्जरीज होती हैं जिसके बारे में भी बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जितनी पांचों परेशानियां अभी बताई, सबका अगर मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट की बात की जाए, सर्जिकल
मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट होता है पहला बैलून वाल्वोप्लास्टी। वाल्वोप्लास्टी का मतलब होता है वाल्व को रिपेयर करना, और बैलून का मतलब होता है बैलून के माध्यम से वाल्व को रिपेयर करना। इट इज, ये कह सकते हैं, यहां पर डेफिनेशन इसकी क्या होगा, इट इज अ प्रोसीजर in which the balloon loaded catheter is inserted to the valve via femoral artery, femoral vein। कहने का मतलब क्या है, it is a procedure in which the balloon loaded catheter is inserted to the valve by the femoral vein। femoral vein के द्वारा वाल्व तक एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, जिसमें क्या लगा होता है, बैलून लगा होता है। अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर यहीं पर अगर देखा जाए, ये हो गया। यहां पर क्या है, यहां पर मिटल वाल्व है। अगर मान लीजिए यहां पर क्या हुआ है, यहां पर स्टेनोसिस हुआ है। स्टेनोसिस में क्या करेंगे, यहां तक कैथेटर को लाएंगे, यहां तक कैथेटर लाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो इसमें बैलून लगा है, बैलून को यहां पर ला करके इन्फ्लेट डिफ्लेट करेंगे, इन्फ्लेट डिफ्लेट करेंगे। तो जो यहां पर का स्टेनोसिस है, कहने का मतलब जो यहां पर थ्रम्बस था, जो यहां पर कोलेस्ट्रॉल था, जो यहां पर कैल्शियम था, वो यहां से निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो उसी क्या कह रहे हैं, वाल्वोप्लास्टी। यानी बैलून के माध्यम से यहां पर बैलून आया, इसको इन्फ्लेट डिफ्लेट किए। जब इन्फ्लेट डिफ्लेट किए तो यहां पर जो स्टेनोसिस है, ये नैरोनेस खत्म हो जाएगा, सकरापन खत्म हो जाएगा, अच्छे से रास्ता क्लियर हो जाएगा। उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, वाल्वुलर स्टेनोसिस। ये मोस्टली किसमें किया जाएगा, ये किया जाएगा अयोटिक मिटल वाल्व स्टेनोसिस। मिटल वाल्व स्टेनोसिस के अंदर बैलून वाल्वोप्लास्टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, और प्रोसीजर कुछ होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए यहां पर एनुलोप्लास्टी। क्या होता है एनुलोप्लास्टी? एनुलोप्लास्टी क्या है, एक सर्जरी है जिसके अंदर क्या करते हैं, मोस्टली जो अपना ये वाल्व होता है, वाल्व के अंदर एक एनुलस रिंग का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इस वाल्व पर अगर इसकी जो स्ट्रक्चरली अगर हिस्टोलॉजिकली अगर बात करें तो ये इसकी अलग होता है। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है या कि सिर्फ बताने के लिए है। मोस्टली एक इस तरह से एनुलस रिंग होती है। एनुलस रिंग को वाल्व पर रख करके इसकी स्टिचिंग कर देते हैं। इसकी स्टिचिंग किससे कर देते हैं, वाल्व से कर देते हैं। जब वाल्व से कर देते हैं तो जो अपना वीकनेस थी वाल्व के अंदर, या कह सकते हैं जब हम पढ़ा रहे थे मिटल वाल्व रिजर्जिटेशन या प्रोलैप्स, उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा था, जो अपना हार्ट की वाल्व है या लीफलेट है या इसकी मसल्स है, इसकी मसल्स वीक हो जा रही थी या वाल्व के लीफलेट वीक हो जा रहे थे। तो हमें क्या करना है, इस एनुलस रिंग को वाल्व पर रख करके इसकी स्टिचिंग कर देना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इट इज अ प्रोसीजर इन विच एनुलस रिंग इज इम्प्लांटेड एट द, कहां पर कर रहे हैं इसे, वाल्व कर रहे हैं, एट द मिटल वाल्व एंड स्टिचिंग इज मेड। क्या करना है, इस पर स्टिचिंग कर देना है। ये कौन सी कंडीशन है या कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा सर्जिकल मैनेजमेंट है, एनुलोप्लास्टी। एनुलोप्लास्टी के अंदर क्या होता है, वाल्व में एक एनुलस रिंग को रख करके उसकी स्टिचिंग कर देना है, या कह सकते हैं इट इज अ मेथड इन विच कैथेटर इज इंसर्टेड, कैथेटर इंसर्ट करते हैं टू द वाल्व फ्रॉम द फीमोरल बोन, सॉरी फीमेरल वेन के द्वारा। और इसके अंदर क्या होगा, हम मोस्टली अपना जो एनुलस रिंग है इसको रख करके स्टिचिंग कर देंगे, जिससे कि जो अपनी मसल्स है, यानी ये पैपिलरी मसल्स है, पैपिलरी मसल्स वीक थी, वीक अब क्या है, एनुलस रिंग को रख देंगे तो वीक नहीं रह जाएंगे और अपना फंक्शन ये प्रॉपर्ली यूज करेंगे। तो और ये किस किस में करती है, मोस्टली जो एनुलस रिंग है ये कौन कौन सी कंडीशन करेंगे, ये करेंगे मिटल वाल्व
प्रोलैप्स या रिजर्जिटेशन। मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, मिट्रल वाल्व रिजर्जिटेशन के अंदर करेंगे। इसका यूज आयोटिक वाल्व के अंदर भी कर सकते हैं, आयोटिक वाल्व रिजर्जिटेशन, आयोटिक वाल्व रिजर्जिटेशन के अंदर भी कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट बात करें, तीसरी होती है तीसरी सर्जरी इसके अंदर आती है कमिस्रोटोमी। कमिस्रोटोमी क्या होता है? ये एक सर्जरी है जिस कमीसर क्या होता है? कमीशन का मतलब होता है कमीशन क्या होता है? ये दो वाल्व है, मान लीजिए ये दोनों वाल्व है, ये एक वाल्व है जो एक सुपीरियर वाल्व है, एक जो इंफीरियर वाल्व है। ये जो सुपीरियर और इंफीरियर वाल्व है, इस वाल्व के अंदर यहां देख सकते हैं जो स्पेस होता है, ये स्पेस, इस स्पेस को कहते हैं कमीशन। टोमी का मतलब होता है किसी के अंदर छेद करना। अगर बात की जाए यहां पर दोनों लीफलेट अगर फ्यूज हो जाएं, फ्यूज्ड एक दूसरे में अगर ये फ्यूज हो जाएं या जुड़ जाएं, उस टाइम पर हमें क्या करना है? इसके अंदर एक होल बनाना है, छेद बनाना है, ताकि अच्छे से एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाए। या अगर अयोटा की बात करें, मान लीजिए आयोटिक वाल्व का फ्यूज हो जाए, तो आयोटिक वाल्व के द्वारा वेंट्रिकल से ब्लड अयोटा में आ जाए। तो हमने यहां पर क्या देखा कि मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के अंदर, या स्टेनोसिस की कह सकते हैं, या किसी भी कंडीशन में अगर वाल्व एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, मोस्टली ये कंडीशन देखने को मिलती है स्टेनोसिस के अंदर। अगर स्टेनोसिस के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड समस्या आ जाए कि फ्यूज हो जाए वाल्व, दोनों लीफलेट एक दूसरे में फ्यूज हो जाए, तो उस समय क्या करना है? हमें टोमी बनाना है, यानी एक होल करना है, ओपनिंग करना है। तो हमें क्या करना है? कमीशन के अंदर ओपनिंग करना है, वो होती है कमिस्रोटोमी। देख लिया कमिस्रोटोमी क्या होती है? कमिस्रोटोमी इज अ प्रोसीजर इन विच अ होल इज मेड। क्या क्या कह सकते हैं? एक होल क्रिएट करेंगे, किसके अंदर? सुपीरियर और इंफीरियर जो अपने क्या कहते हैं लीफलेट है, इसके अंदर लीफलेट के अंदर एक होल क्रिएट करेंगे, टोमी करेंगे, जिसको हम क्या कर रहे हैं? कमिस्रोटोमी। कमिस्रोटोमी एक प्रोसीजर है जिसके दौरान हम सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। और ये तो मोस्टली बात हो गई अपनी कमिस्रोटोमी। इसके अंदर क्या करते हैं? जो क्या कहते हैं फ्यूज्ड लीफलेट होते हैं, उसको ओपन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो तीनों सर्जरियों के अभी बारे में बात की, ये मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन इससे बेहतर होगा कि वाल्व को ही रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। अपने जो वाल्व होते हैं अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? इससे ज्यादा अच्छा होगा। मे बी अगर क्या इस सर्जरी को परफॉर्म करेंगे तो इससे क्या होगा? क्या ऐसा संभव है कि हर समय के लिए ठीक ही हो जाए? नहीं होगा। तो क्या है, इसके अलावा हम दूसरी सर्जरी नहीं करते हैं, इस सर्जरी कभी कभार करते हैं, हर समय नहीं करते हैं। इसके बजाय क्या कर देते हैं? वाल्व को ट्रांसप्लांट कर देते हैं या वाल्व को दूसरा कर देते हैं। कह सकते हैं यहां पर वाल्वुलर रिप्लेसमेंट, वाल्व को रिप्लेसमेंट कर देते हैं। वाल्व को रिप्लेसमेंट जो अपने अंदर नॉर्मल अभी जो अपने अंदर वाल्व है, इसे कहते हैं नेटिव वाल्व। नेटिव वाल्व, नेटिव वाल्व है। अब क्या कर रहे हैं? वाल्व को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। जो वाल्व को रिप्लेसमेंट कैसे कहते हैं? प्रोस्थेटिक वाल्व, प्रोस्थेटिक वाल्व। अभी जो करंट में अपने अंदर जो वाल्व है उसे कहते हैं नेटिव वाल्व। जब हम किसी भी वाल्व को अंदर यूज करते हैं दूसरे वाल्व को, वो होता है प्रोस्थेटिक वाल्व। इसमें भी दो प्रकार के वाल्व होते हैं, एक होता है मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व, एक नेक्स्ट होता है बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक वाल्व। मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व एक होता है बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक। जो मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व होता है, ये होता है स्टेनलेस, इट इज
इट इज मेड बाय स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट इसकी बात करें, इट इज मेड बाय काउ एंड पिग, ये काउ या पिग का बना होता है। नेक्स्ट बात की जाए, जो अपना स्टेनलेस स्टील का बना या कह सकते हैं मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रफेज बनने की ज्यादा, या कह सकते हैं जो अपना मैकेनिकल वाल्व होता है, मैकेनिकल वाल्व में इसमें वॉर्फिन चलने की ज्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि यहां पर थ्रोम्बस बनने की संभावना है। कह सकते हैं, पहले तो कह सकते हैं लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। इसमें बात की जाए मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन, मोर चांस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। जो अपना मैकेनिकल वाल्व है, कहीं ना कहीं इसमें रफेज होने के कारण इसमें थ्रोम्बस बनने की संभावना ज्यादा है। लेस चांस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन, इसमें कम चांस है। दूसरी बात की जाए इसके अंदर, जो अपना मैकेनिकल वाल्व होता है, इसके अंदर लाइफ टाइम यूज ऑफ वॉरफेरिन, इसमें लाइफ टाइम थ्रोम्बस ना बने, इसलिए यहां पर वॉरफेरिन का यूज लाइफ टाइम करेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, PTINR ब्लड टेस्ट इज डन एट शेड्यूल पर क्या करेंगे, इसको PTINR ब्लड टेस्ट की जांच करते रहेंगे शेड्यूल पर। क्यों? क्योंकि इसमें वॉरफेरिन की डोज को कैसे मेंटेन करना है, कितना करना है, कितना नहीं कम ज्यादा करना है, उसको PTINR पर डिपेंड करता है। PTINR की क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहां पर सिर्फ इतना समझना है कि यहां पर वॉरफेरिन को मेंटेन करने के लिए PTINR को हम चेक कराते हैं मोस्टली, और सारे इसके बहुत सारे हैं इसके अंदर, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बात करते हैं लेस चांस ऑफ थ्रोम्बस बट मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन। मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन है तो यहां पर बात करेंगे जो माउथ वॉश है, यानी प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना पड़ेगा फॉर लाइफ टाइम। दूसरी बात, वॉश माउथ 3 to 4 टाइम विथ बीटाडीन गार्गल, यानी बीटाडीन का गार्गल 3 से 4 टाइम, या माउथ वॉश कह सकते हैं, बीटाडीन गार्गल करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें इसकी, तो यूज मास्क व्हेन इंटर इनटू द हॉस्पिटल। जब भी हॉस्पिटल के अंदर जब भी इंटर करता है पेशेंट, उस समय क्या करना है, उस समय मास्क को हर समय पहन कर रखना है, क्योंकि यहां पर इन्फेक्शन के चांस ज्यादा है। अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हुआ तो यहां पर वाल्व पर प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट बात की जाए, एक और होता है, उसको बचाना है। यहां पर हमने देखा माउथ वॉश को करना है, क्यों? क्योंकि यहां पर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, वो नॉर्मली गले का इन्फेक्शन होता है। अगर वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होकर के अगर हार्ट तक चला जाएगा तो वो फर्दर ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करेगा, इसलिए इससे बचाना है। माउथ को वॉश करना है, यहां पर गार्गल भी करना है बीटाडीन से। ये सारी चीजें हैं। हमने देखा कि दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। यहां पर देखा मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व जो मैकेनिकल है, इसमें क्या है, चांस तो इन्फेक्शन के कम है, लेकिन हमें हर समय क्या करना पड़ेगा, दवाई हर समय करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर थ्रोम्बस रफेज के कारण यहां पर थ्रोम्बस बनने के चांस ज्यादा है। और दूसरी बात की जाए, जो बायोलॉजिकल वाल्व है, यहां पर इन्फेक्शन के चांस ज्यादा है और थ्रोम्बस बनने के चांस कम है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर रफेज नहीं है। दूसरी बात की जाए कि लाइफ टाइम तो वारफेरिन या किसी भी मेडिसिन को खाना पॉसिबल है, लेकिन हर समय इन्फेक्शन से दूर रहना, या किसी को नहीं पता होता है क्या यहां पर इन्फेक्शन नहीं है या है, तो
प्रोस्थेटिक, अपना जो बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक वाल्व है, ये एप्ट नहीं होता है, मोस्टली यूज किया जाने वाला मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व होता है। दूसरी बात की जाए, आफ्टर यूज मैकेनिकल वाल्व कॉन्ट्राइंडिकेटेड या नॉट एक्सरे, सॉरी एक्सरे नहीं, एमआरआई या सीटी स्कैन, सॉरी एमआरआई, दूसरा कह सकते हैं ईसीटी। अगर कोई मान लीजिए साइकोटिक, अगर पेशेंट यही है, अगर ये किसी भी सीरियस मेंटल कंडीशन से या मेंटल मेडिकल प्रॉब्लम से अगर सफर कर रहा है, तो इसमें ईसीटी का प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो उसमें अगर प्रोस्थेटिक वाल्व लगा है तो पेशेंट को, मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व है तो हम ईसीटी पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। और एमआरआई की जांच भी नहीं करवा सकते हैं, और ऐसा उसमें कुछ नहीं है। तो हमने यहां पर देखा, अपना अपना दोनों का फायदा है, अपना अपना दोनों का नुकसान है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर बताएं इसे। थैंक्स टू ऑल।